नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। 11वीं क्लास 11 नवंबर के दिन यानी कि 11वीं क्लास देखो पार्ट नंबर 11, 11 तारीख और 11वां महीना। कितना मतलब ये भी एक तरीके का मतलब संजोग ही बैठा है, ठीक है ना। तो आज 11वीं क्लास है अपने प्रमुख स्थल वाली, और जैसा कि एक विद्यार्थी एक क्या काफी सारे विद्यार्थियों की शंका होगी कि सर इतना बड़ा टॉपिक है क्या ये। अब इतना बड़ा ये मान के चलो आप कि ये जैसे कई विद्यार्थी ये भी कहते हैं ना सर ये वन लाइनर में इस तरीके से क्यों नहीं, ये जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं उस तरीके से वन लाइनर में दूंगा तो वन लाइनर 400 पेज की नहीं होगी, वो 1200-1500 पेज की होगी। फिर तो क्लासेस जरूरी है, साथ में क्लासेस में कंसेप्ट क्लियर करवाए जा सकते हैं। वन लाइनर सीधी फैक्ट याद करने से संबंधित है कि आपको परीक्षा में क्या पूछा जाता है सीधा सीधा उसको समझने के लिए फिर ये है। आज अपन पढ़ रहे हैं चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा, शक्ति और भक्ति की नगरी को आज पढ़ने जा रहे हैं अपन। और आज एक विशेष दिन है कि आज है नेशनल एजुकेशन डे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है, जो अबुल कलाम आजाद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पहले शिक्षा मंत्री रहे हैं। तो इस पे क्योंकि आप लोगों के लिए जीजीडी के द्वारा एक घोषणा की गई थी कि आपको कुछ टेस्ट सीरीज फ्री प्रोवाइड करवाई जाएगी, उसकी इंफॉर्मेशन शाम को एक वीडियो मिलेगा उसके जरिए। टेक्निकल टीम रिपोर्टिंग यूं भी गड़ा मैसेज आवे टेक्निकल इशू संबंधित, क्योंकि आपकी संख्या है ज्यादा तो इसलिए वहां पे आप पूछताछ न किया करें, सिर्फ टेक्निकल इशू है तो वहां संपर्क कर दें। अब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी कोचिंग संस्था है जिनके कोई 8-10 जो है वो कस्टमर केयर के बंदे बैठे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है साथियों। आप लोगों के लिए बस प्रयास कर रहे हैं, कोई बड़ी टीम नहीं है ऐसी, बस प्रयास जो है जज्बा बढ़ा रखते हैं, बस इसलिए कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पूछताछ से संबंधित न करें, कोऑपरेट करें, वहां सिर्फ आपको टेक्निकल इशू से संबंधित ही सहायता मिलेगी। बाकी इसीलिए सारी इंफॉर्मेशन टेलीग्राम और यूट्यूब पे दी जाती है। तो शाम को एक वीडियो आएगा, उसमें आपको बता दी जाएगी कि आपको फ्री टेस्ट सीरीज कैसे मिलेगी, कैसे आपको उसका फायदा उठाना है, उसमें क्या क्या रहेगा, उसकी वैलिडिटी क्या रहेगी, सब कुछ, ठीक है। बहुत अच्छा आप लोगों के लिए कर रहे हैं, धैर्य रखें और टेलीग्राम और यूट्यूब को चेक करें बस। बाकी कहीं कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, जो मैं यहां से दूंगा वही देंगे, क्योंकि मैं माने किन्नी इंफॉर्मेशन बताऊं को नहीं, मेरे जजे जने मैं जो भी कर दूं घोषणा क्या हाँ आज ये होगा, तो उनको पता ही नहीं है। उनको तो कई बार आप पूछते हो तो मुझे पूछते हैं कि ये कब किया, ठीक है। चलो आज चलते हैं अपन चित्तौड़गढ़, शक्ति और भक्ति की नगरी में चलते हैं। आज का दिन बड़ा विशेष है, ठीक है। आज का दिन विशेष और भी है, वो शाम को बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। शाम को वीडियो में आपको एक आज का दिन मेरे लिए क्यों विशेष है वो और बताऊंगा आपको। चलिए अपन चलते हैं चित्तौड़गढ़, क्योंकि अपन मेवाड़ पढ़ रहे हैं, उदयपुर संभाग पढ़ रहे हैं। उदयपुर पूरा कल पढ़ लिया, आज चित्तौड़ और बांसवाड़ा दो चीजें आज अपन पढ़ लेंगे और बड़े अच्छे से पढ़ेंगे, जिसमें आपके दुर्ग मंदिर महल वगैरह सारे क्लियर होने वाले हैं, एक तरीके से पूरा रिवीजन होने वाला है, ठीक है। तो चलते हैं साथियों। सबसे पहले यदि उपनाम की बात करें तो राजस्थान का गौरव कहा जाता है। अब राजस्थान का गौरव जो है चित्तौड़ को स्पेशली नहीं कहकर कहा जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, ठीक है ना। दुर्गों का सिरमौर, राजस्थान का गौरव। लेकिन वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहाँ है? चित्तौड़ में ही है, दोनों का नाम चित्तौड़ है तो राजस्थान का गौरव कहा जाता है, ठीक है। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार कहा जाता है, या फिर इसके पास में आपको पता है तो इसके पास में क्या है कि गुरुजी मालवा, तो मालवा का प्रवेश द्वार भी कह दिया जाता है चित्तौड़गढ़ को, ठीक है। प्राचीन नाम इसका चित्रकूट था, चित्रकूट के नाम से भी जानते थे। और ये जो दुर्ग था ये तो मौर्यों ने बनाया है, चित्रांगद मौर्य, ठीक है ना। चलिए आते हैं साथियों अब यहाँ पे रावतबाड़ा। अब देखो राजस्थान के दो जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा एक बार खत्म होने के बाद में वापस शुरू होती है, यानी कि अलग अलग डिवाइडेड है। एक तो है अजमेर, वो अजमेर में वो एक पार्ट थोड़ा सा देखना मैप में ध्यान से देखा करो, मैप उसका भी वो एक बिराटिया कला के पास वाला वो अलग है, और एक है अपना चित्तौड़गढ़ जिसमें रावतबाड़ा वाला क्षेत्र अलग आता है, ठीक है। तो ये ऐसा है। अब इसमें अपन पढ़ रहे हैं रावतबाड़ा। अब रावतबाड़ा नाम आते ही सीधा सीधा दिमाग में आता है न्यूक्लियर शक्ति, परमाणु शक्ति, ठीक है। एक तो पोखरण का नाम लेते ही आता है दिमाग में, एक रावतबाड़ा का लेते ही आता है, ठीक है। तो राजस्थान का पहला और देश का दूसरा ऊर्जा परमाणु संयंत्र, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है। अब ये जो है साथियों 1965 में इसकी स्थापना हुई, यानी कि शुरू हो गया काम, बनना शुरू हो गया, ठीक है ना। स्थापना हुई, लेकिन कार्य जो शुरू किया है, कार्य शुरू ये 1972-73 में शुरू हुआ है। तो ये दो सन आपको जगह जगह देखने को मिलेंगे, तो कंफ्यूज मत होना। मैं इसीलिए ये क्लासेस लेके आता हूं कि आपके कंफ्यूजन जो है, क्लासेस जिन्होंने जो नहीं देखते ना उन्हें फिर लगता है कि
इसमें ऐसे दे रखा है तो ये क्या होगा, तो वहां आपको देखो या तो अपने लेवल पे डाउट क्लियर करने हैं, या तो आपको खुद को खोजी बनना है, या फिर आप लोगों के लिए एक सुविधा है, देख सकते हो कोई यहाँ पे चार्ज आपको देना नहीं है, भलाई आपको लेना ही लेना है यहां से तो सिर्फ, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि एक क्लास के पीछे बहुत सारा शोध करने के बाद में ये क्लास आपको दी जाती है। तो कोशिश हमारी ये रहती है मेरी यहाँ से कि कंफ्यूजन जितना कम हो सके करें, लेकिन 2-5% फिर भी हमेशा रहेगा ही, ठीक है। ये कनाडा की सहायता से स्थापित है साथियों, ठीक है, ध्यान रखना ये रावत बाटा के बारे में। फिर यहाँ पर राणा प्रताप सागर बांध है। अब राणा प्रताप सागर बांध की एक अलग ही विशेषता है, ठीक है। अलग विशेषता यह है कि भराव क्षमता की दृष्टि से देखें तो राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, नाम ही बड़ा राणा प्रताप सागर, ठीक है। तो राणा प्रताप सागर भराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। अब जब सबसे बड़े बांध का नाम आया तो फिर दिमाग में फितूर उठने शुरू हो जाते हैं कि सबसे बड़ा ये है, हमने माही बजाज सागर कैसे पढ़ा, माही बजाज सागर ऐसे पढ़ा कि सबसे लंबा माही बजाज सागर, भराव क्षमता यानी पानी बहुत सारा भर सकता है अंदर, वो है राणा प्रताप सागर, ठीक है। सबसे लंबा, लंबाई किसकी ज्यादा, 3109, लगभग 3109 मीटर, तो लगभग यदि किलोमीटर में बदलो तो 3 किलोमीटर लंबा है। तो सबसे लंबा बांध यदि फिर पूछते हैं तो अपने आता है माही बजाज सागर। सबसे ऊंचा हाइट, सबसे ऊंचा बांध अपने कौन सा है, जाखम है, और जाखम कहां है, प्रतापगढ़ में। फिर एक और प्रश्न देखो बांध से संबंधित मैं आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा कैचमेंट एरिया वाला बांध कौन सा है, कि कैचमेंट एरिया कैसे, कि जहां से जल आता है उस बांध के अंदर वो एरिया बहुत ज्यादा है उसका, वो है कोटा बैराज, ठीक है। चलिए मैं यहां पे एक अलग पेन से लिख देता हूं, सर्वाधिक कैचमेंट एरिया किसका है, कोटा बैराज। और एक आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है इन्हें प्रमुख स्थल वाली क्लास में बिशलपुर बांध के बारे में कि कंक्रीट से बना हुआ सबसे बड़ा बांध जो है वो बिशलपुर बांध है, पूरी तरीके से कंक्रीट से बना हुआ एक बड़ी पेयजल परियोजना है वो, ठीक है। तो ये बांध से संबंधित जब अपने राणा प्रताप सागर आया तो फिर ये गांधी राणा कोटा में जवाहर बोएगा, ये चंबल नदी जब पढ़ाई थी जब एक ट्रिक बताई थी कि गांधी राणा कोटा में जवाहर बोएगा, तो ये जो है आपके 4 बांध जो चंबल नदी पे बने हुए वो उसमें बताए थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं साथियों, कपासन चलते हैं। कहां चलते हैं, कपासन। कपासन के अंदर ही अपन चले तो कपासन के जस्ट पास में एक है भोपाल सागर, भोपाल सागर, ठीक है ना, भोपालगढ़ नहीं, भोपालगढ़ जोधपुर के अंदर है, यहां है भोपाल सागर कपासन। तो जब मैंने कंपटीशन की तैयारी की थी तो मैं इसको सीधा ऐसे याद करता था, भोपाल सागर कपासन, यानी कि आगे जुड़ के, तो अपने क्या है कि वो एक बार में हमेशा चिपक जाता है दिमाग से। तो राजस्थान की पहली चीनी मिल जो 1932 में द मेवाड़ शुगर मिल्स के नाम से यहाँ पे स्थापित हुई, सहकारी क्षेत्र की नहीं है, ध्यान रखना, सहकारी क्षेत्र वाली केशुरायपाटन के अंदर है। तो यहाँ पे जो है राजस्थान की ये पहली चीनी मिल है जो 1932 में भोपाल सागर कपासन चित्तौड़ के अंदर। इसके अलावा साथियों यहाँ क्या है, डीएपी खाद उत्पादक कारखाना, जिसमें प्रश्न आपके बनेगा तो इस नाम से बनेगा, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, उर्वरक कारखाना है, ठीक है ना, क्या है, खाद उत्पादक उर्वरक कारखाना, यहां पे मैं लिख लेता हूं, उर्वरक कारखाना है जो राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नाम से है और प्रश्न इसी नाम से बनता है। ये भी आपके कपासन के अंदर, ठीक है, डीएपी खाद पे आधारित है। चलिए फिर चलते हैं साथियों चंदेरिया। अब चंदेरिया चित्तौड़गढ़ के अंदर जिंक सीसा जस्ता के लिए जाना जाता क्षेत्र है। उदयपुर में अपन ने पढ़ा, अपने कौन सी वो पढ़ा था, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ठीक है ना। तो उदयपुर में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड पढ़ा, उसी से संबंधित है चंदेरिया के अंदर सुपर जिंक स्मेल्टर प्लांट है जो केंद्र सरकार से संचालित है, यहाँ पे स्थापित किया गया चंदेरिया चित्तौड़ में सुपर जिंक स्मेल्टर। सीधा सीधा प्रश्न, बस ज्यादा कोई इफ एंड बट की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा ही है, ठीक है। बेंगू चलते हैं। बेंगू चलने का मतलब यह है कि अपन किसान आंदोलन की तरफ चलते हैं। तो किसान आंदोलन के अंदर एक क्षेत्र था बेंगू, बेंगू तत्कालीन भीलवाड़ा, उस समय भीलवाड़ा में था, वर्तमान में देखेंगे तो चित्तौड़ के अंदर आता है। तो यदि उस समय की बात करें, यहां पे मैं लिख देता हूं तत्कालीन, तत्कालीन का मतलब है उस समय, तत्कालीन
भीलवाड़ा, ठीक है। वर्तमान कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। बेंगू किसान आंदोलन का जो टाइम पीरियड था साथियों 1921 से 1925 था। 1921 से शुरू हुआ 1925 तक। रामनारायण चौधरी द्वारा नेतृत्व किया गया। इन्हीं की धर्मपत्नी अंजना चौधरी जो है उन्होंने महिलाओं का नेतृत्व किया, ठीक है। यहां पे एक गोलीबारी कांड हुआ जो 13 जुलाई 1923 को हुआ। गोलीबारी कांड हुआ जिसके अंदर रूपा जी और कृपा जी धाकड़ शहीद हो गए। यहाँ पे धाकड़ किसान थे, यहां भी, ठीक है ना, धाकड़ किसान थे। तो रूपा जी और कृपा जी का संबंध कहां से है, ये प्रश्न आता है। बेंगू किसान आंदोलन से है। 1921 से 25 तक चला। रामनारायण चौधरी द्वारा नेतृत्व किया गया और अंजना देवी चौधरी द्वारा भी महिलाओं का नेतृत्व किया गया। यहाँ पे एक किसानों और रावत अनूप सिंह के बीच में एक समझौता हुआ, जो जागीरदार थे वहां के, उनके बीच में समझौता हुआ जिसे ट्रेंच आयोग ने एक नाम दिया वॉल्शेविक समझौता, कि ये तो वॉल्शेविक समझौता है, ठीक है ना, वॉल्शेविक समझौता। तो ये नाम किसने दिया? ट्रेंच आयोग ने दिया है, जिसका संबंध बेंगू से है। किसान आंदोलन पढ़ाए थे, उसमें डिटेल पढ़ाई थी। यहाँ पे आपको थोड़ी सी की पॉइंट के जरिए आपके रिवीजन हो गया, ठीक है। चलिए आते हैं आगे, अपन भैंसरोडगढ़ चलते हैं। भैंसरोडगढ़ चंबल और बामनी नदी के किनारे यहाँ पे बना हुआ एक दुर्ग है, ठीक है। ये क्या है? एक दुर्ग है, जल दुर्ग है एक तरह का। अब भैंसरोडगढ़ जो है बैसा शाह और रोडाचारण दो व्यापारी थे, उनके द्वारा बनाया गया। व्यापार करने आते तो नदी होने के कारण रुकना पड़ता वहां पे, तो दूसरे जो स्थानीय कोई लुटेरे डाकू होते थे वो लूट लेते थे। व्यापारी क्या क्या वो रोज रोज गांधो करे, ठीक है, रोज अपार तो मतलब व्यापार करना ही दुश्वार है। तो उन्होंने फिर यहाँ पे एक दुर्ग का निर्माण कर दिया, शेप हो गए, ठीक है, कि चंबल और बामनी के किनारे एक दुर्ग बना दिया। तो ये भैंसरोडगढ़ दुर्ग कहलाया, जो चित्तौड़गढ़ के अंदर ही है, और इसे राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, वेल्लोर दुर्ग की तरह, दक्षिण का जो वेल्लोर दुर्ग है उसी की तर्ज पर बना हुआ है, तो राजस्थान का वेल्लोर ये कहलाता है। एक भैंसरोडगढ़ अभयारण्य भी है। ये क्या है? पट्टीनुमा अभयारण्य है। वन्य जीव जो है विचरण करते हैं यहाँ पे, तो ये पट्टीनुमा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब आते हैं साथियों अपन राजस्थान के हरिद्वार चलते हैं। मातरकुंडिया, मातरकुंडिया वैसे हरनाथपुरा ग्राम के अंदर है, गांव के अंदर है, ठीक है। रासमी नामक क्षेत्र में है ये, और इसे राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का हरिद्वार। इसका संबंध एकी आंदोलन, यानी मोतीलाल तेजावत ने जो एकी आंदोलन चलाया उसकी शुरुआत जो है मातरकुंडिया रासमी से हुई थी। वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई, और वैशाख पूर्णिमा को ही यहाँ मेला भी भरता है, ठीक है। मातृकुंडिया रासमी के अंदर मेला भी भरता है, और ये राजस्थान के हरिद्वार के नाम से जाना जाता है। इन शॉर्ट आप लोगों के लिए इतना काफी है। मंडपिया, मंडोपिया भी चित्तौड़ के अंदर है, और मंडपिया आते ही ध्यान रखना सांवलिया सेठ। अब सांवलिया सेठ कह दो चाहे सांवरिया कह दो, ठीक है, दोनों लिखे मिलेंगे, एक ही अर्थ है। सांवलिया भी मिलेगा, सांवरिया भी मिलेगा। यदि मेरी भी गाड़ी के पीछे है ना, गाड़ी लाते ही मेरे मदर जो है बहुत बड़े कृष्ण भक्त है, तो गाड़ी लाते ही पीछे सांवरिया सेठ लिखा है, ठीक है ना। कृष्ण के भक्त ऐसे ही होते हैं। तो देखो सांवरिया सेठ जो है, वैसे अब आपको इससे पता चल गया कि सांवरिया सेठ किसको कहा गया। सांवरिया सेठ कौन है? कृष्ण है, कृष्ण भगवान। यहाँ अफीम चढ़ती है, इसलिए इसे अफीम मंदिर कहा जाता है। और तस्करों के देवता कह देते हैं कि अफीम चढ़ती है तो अफीम पे कहीं ना कहीं ठिकाने भी लगानी पड़ेगी। और अफीम तो ऐसा पौधा है जिसकी कृषि आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं डायरेक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए लाइसेंस लगता है। और चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र जो है अफीम के लिए बहुत जाना जाता है वैसे भी, ठीक है। काला सोना भी कहते हैं राजस्थान का अफीम को। तो ये तस्करों के देवता भी कहला देते हैं। लोग तो है कि भी नाम दे दे कि अफीम, यानी कि वहां पे फिर तस्करों का आना जाना रहेगा कि यहाँ पार करनी, अफीम चढ़ती है ज्यादा, तो अफीम मंदिर और तस्करों के देवता भी कह दिया जाता है। बस्सी, बस्सी जो है साथियों काष्ठ कला के लिए जाना जाता है। काष्ठ किसे कहा जाता है? काष्ठ का अर्थ क्या है? लकड़ी, ठीक है। काष्ठ कला यानी कि लकड़ी के खिलौने बनते हैं, लकड़ी के चल मंदिर, यानी लकड़ी के चल मंदिर कहलाते हैं कावड़, ठीक है ना। इसको मंदिर की जगह यदि मैं चल मंदिर लिखूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के। तो लकड़ी के चल मंदिर कावड़ के लिए, और ये प्रसिद्ध है। अब काष्ठ से संबंधित प्रश्न देखो कैसे बनते हैं। एक तो बनेगा आपके काष्ठ जीवाश्म पार्क, कौन सा है? आकल,
आकड़ वुल फॉसिल पार्क पढ़ा ना, वनपाल के अंदर बना भी था, उससे पहले आपको पढ़ाया है, 2-3 बार पढ़ाया है, न सिर्फ यहाँ बल्कि मरुस्थल वगैरह जो भौतिक विभाजन पढ़ाया था उसके अंदर भी पढ़ाया था। तो काष्ठ जीवाश्म से संबंधित बनेगा। एक बनता है आपके यही काष्ठ से संबंधित ही काष्ठ महल, जो कल की क्लास में ही पढ़ाया है शायद अपन ने, राजेंद्र सिंह जी द्वारा बनाया। 12-12 लाख 12 यूं कर हम जाए, ठीक है, 12-12 में चल गया तो लाख 12 हुआ। तो ये काष्ठ महल के बारे में भी आपको पढ़ाया, जो किशोर सागर झील के किनारे। तो ये प्रश्न साथियों आपके इससे लिंक वाले भी आपको बता दिए हैं, ठीक है। देखो जी, तो मैं जानू भी तो बता दूं, हम ध्यान है, मंद बुद्धि हूं तो ज्यादा मतलब एक्सपेक्टेशन ज्यादा न रखा करे। कई जन के सर ये पढ़ा रहे हो वो भी पढ़ाओ, वो पढ़ा रहे हो वो भी पढ़ाओ, वो पढ़ा रहे हो वो भी पढ़ाओ। अरे भाई साहब, वो ऐसा नहीं है कि कोई मतलब बहुत बड़ी संस्था और बहुत तगड़ी टीम है कि हाँ लो आओ 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 पढ़ो, ऐसा नहीं। क्वालिटी मेंटेन रखनी बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक्स की क्लास जो है, उमेश सिंह जी अब थोड़े सी फ्री हुए हैं, मैं निरंतर संपर्क में था। इकोनॉमिक्स की क्लास आपके शुरू करवा देंगे। वो जो है सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड दोनों के लिए काम किए, क्योंकि सेकंड ग्रेड के इकोनॉमिक्स के टॉपिक बाकी है, मुझे ध्यान है, वो करवाने हैं। तो वो अब ग्रेड थर्ड वालों के लिए भी काम आएंगे। तो इकोनॉमिक्स की मैंने सर को बात कर रखी है, 2-4 दिन में आपके शुरू हो जाएगी। और थे बार बार पूछ मत कर जो तैयार हुई क्लास आ जाए, इंफॉर्मेशन अपने आप मिल जाए, ठीक है। एक तो थे अधीर गणाओ, अधीर मतलब धैर्य का गुण पालना बहुत जरूरी है विद्यार्थी जीवन में, ध्यान रखना, सफल होना है। अधीरता के चक्कर में तो बहुत सारी चीजें आप गड़बड़ करते हो, ठीक है ना। जब जो जितना ठहराव है, एक देखो समुद्र का पानी है, उसके अंदर कंकड़ मारोगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा अंदर। एक वो शांत है तो आप अपना प्रतिबिंब अंदर देख पाते हो। तो शांत बनो, अधीर मत बनो, ठीक है। चलिए, आप लोगों के लिए प्रयास कर रहे हैं तो जितना बेस्ट हो सकेगा वो करेंगे। अब चलते हैं अपन चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ठीक है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग भी निकट भविष्य में देखना है, फिर आपको बताएंगे कि वास्तविक क्या क्या चीजें हैं जो अपने पढ़ी वो है कि नहीं है। जोधपुर बता दिया, जैसलमेर बता दिया, बहुत जल्द आपको कोटा बूंदी भी बताने वाले हैं। और कब, वो भविष्य के गर्भ में, लेकिन बहुत जल्द। ये भी बात कह दूं, मेसा के पठार पर 616 मीटर का है मेसा का पठार। तो मेसा के पठार की विशेषता है, ऊपर से फ्लैट है, तस्तरी जैसा, ठीक है ना, फ्लैट है, दुर्ग बना हुआ है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। लिविंग फोर्ट का मतलब जिसमें रहवासी दुर्ग, ठीक है, जिसमें विद्यार्थी क्या रहे, इंसान, विद्यार्थी दिमाग में रहे, इंसान रह सकते हैं। 50,000 से के करीब इंसान रह सकते। क्या करते थे कि जब हमला होता, दुर्ग के दरवाजे करते थे बंद, अंदर ही खेती होती, ठीक है। परकोटा बहुत बड़ा, अंदर ही खेती होती, कोई दुर्ग के सुरक्षा बहुत तगड़ी थी, कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता था। तो खेती अंदर ही होती, अंदर कुंड भी बना हुआ है, पानी का पानी भी अंदर उपलब्ध था। तो निकल जाते 8-10 महीने, साल घेरा डाले रखती भले शत्रु सेना, तो क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे ये जो है ये लिविंग फोर्ट है। एक जैसलमेर का भी लिविंग फोर्ट है, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है राजस्थान का, ठीक, ये ध्यान रखना। और देखो पढ़ते हैं, इसे बनाया तो मौर्यों ने है, निर्माण इसका चित्रांगद मौर्य, कई जगह चित्रांग मौर्य लिखा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। विस्तार किया कुंभा ने। अब कुंभा ने तो ऐसे ही दुर्ग बहुत बनाए हैं, 84 में से 32 दुर्गों का पुनर्निर्माण, निर्माण के अंदर तो कुंभा का बहुत योगदान है। इस दुर्ग के उपनाम जो है राजस्थान के दुर्गों का सिरमौर और राजस्थान का गौरव कह दिया जाता है, ठीक है। दुर्गों का सिरमौर, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गड़ैया, यूं कह दे। पढ़ने का आनंद लो, जितना आनंद लोगे ना, पुस्तकों से प्यार करो, पढ़ने का आनंद लो, आपके जीवन में आनंद और आनंद के सिवा फिर कुछ और बचेगा भी नहीं, ठीक है। तो ये है राजस्थान का गौरव और राजस्थान के दुर्गों का सिरमौर कह दिया जाता है चित्तौड़गढ़ को। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। कुल साके हुए इसके अंदर 3, ठीक है, 3 साके हुए। 3 साके में कौन कौन से, रवि उदय, ऐसे याद रखना है, ठीक है। ये एक ट्रिक लिखवाई भी थी, बुक में भी दे रखी है, ठीक है। रतन सिंह के समय हुआ 2.5 साके के लिए तो जैसलमेर जाना जाता है। विक्रमादित्य के समय हुआ, बाघ सिंह जहां शहीद हुआ था, ठीक है। और उदय सिंह के समय हुआ जयमल और पत्ता, ठीक है। उदय सिंह चले गए जंगलों में। ये है, जब अपन जो हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, उसमें सब चीजें एक एक बड़ी बढ़िया तरीके से डिटेल में बताऊंगा। पहला विदेशी आक्रमण, ये है ना, डिस्कस करके देखना विद्यार्थियों से। आप यदि वन लाइनर पढ़ रहे हो, बढ़िया है, पढ़ो। जिसने वन लाइनर पढ़ी है उनके लिए तो क्लास इतनी आनंद आई होगी कि हाँ सर हमारा बढ़िया रिवीजन हो रहा है
और नहीं भी पढ़ी तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों के यहाँ से भी रिवीजन हो ही रहा है, ठीक है ना। अपने वो अनिवार्य नहीं है कि भाई मैंने लिखी है तो जब तक आप नहीं पढ़ोगे मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ विकल्प है, जिनको बढ़िया लगता है, जिनका पैटर्न वो है पढ़ने का, वो पढ़ सकते हैं, अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। लेकिन अपने लिए वो नहीं है कि अनिवार्य शर्त है कि आपको लेनी पड़ेगी, नहीं तो मैं क्लासे नहीं दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, न ऐसा कभी होगा जिंदगी में, ठीक है। ठीक है, विकल्प जितने होंगे मैं उपलब्ध करवा दूंगा, चयन आप लोगों को करना है कि क्या है। अब देखो क्या हुआ कि ये मामू है ना, अफगान था, अफगान याद रखना रे हिसाब कह सको, अफगान जलेबी, ठीक है। तो मामू क्या था, अफगान था, ठीक है ना, पहला विदेशी। अब अफगानिस्तानी है तो विदेशी हुआ। अब कई जनों को जैसे डायरेक्ट पूछते हैं ना, नई नई तैयारी करते हैं, बच्चों को पूछ लिया हो कि पहला विदेशी आक्रमण चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे किसने किया, पहला आक्रमण, तो क्या अलाउद्दीन खिलजी, वह यूं ही कह दिया गया, जबकि पहला किया अफगान सरदार मामू ने, ठीक है, ध्यान रखना। बप्पा रावल ने मान मोरी से इसको जीता, ठीक है, बापा रावल ने मान मोरी। बापा रावल से संबंधित तो स्टोरी बहुत बढ़िया है, आपको बताऊंगा मैं, ठीक है, हिस्ट्री में। इसके अंदर 7 मुख्य पोले हैं, ठीक है। पोले तो देखो सबके अंदर होती है, लेकिन मुख्य जो बड़े दरवाजे होते हैं वो मुख्य 7 है, ठीक है। भैरव पोल, पांडुल पोल वगैरह खूब है। जयमल जी की छतरी है अंदर, कल्लाजी राठौड़ की छतरी है, बहुत सारी चीजें। और विजय स्तंभ, इसी दुर्ग के अंदर विजय स्तंभ बना हुआ है और एक कीर्ति स्तंभ बना हुआ है। अब साथियों ऐसा क्या है इसके अंदर, देखो कई लोग जो है विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ को एक ही मानते हैं कि ये वही विजय स्तंभ है और यही कीर्ति स्तंभ है। ऐसा नहीं है, विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ से बड़ा है, ऊंचा है, मंजिलें ज्यादा है, फर्क है। यदि जाएंगे वहां तो अपन को दोनों के अलग अलग देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ अलग है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में देखो विजय स्तंभ है, जिसे हिंदी मूर्ति कला का अनमोल खजाना, मयूर ध्वजगढ़ वगैरह, विष्णु ध्वजगढ़, ठीक है, विष्णु ध्वजगढ़ वगैरह बहुत सारे इसके उपनाम है। मयूर ध्वजगढ़ तो मेहरानगढ़ दुर्ग का है। इसकी ऊंचाई जो है 120 फीट। अब ये 120 फीट इसलिए लिखी है क्यों, आयोग एक दो बार इसको मान चुका है और आरबीएससी की पुस्तकों में भी कई जगह ये लिखा है, ठीक है। और यदि देखेंगे अपन प्रशस्ति तो 122 फीट लिखा हुआ है, तो दोनों ध्यान में रख के चले, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सर ये गलत है वो सही, ये नहीं है। आप लोग समझा करें चीजों को कि सर एक सीधे एक सिरे से एक चलन चल रहा है, ठीक है ना, राजस्थान में, कि ये तो गलत है वो गलत है, खुद डिसाइड करते हैं, जबकि शोध नहीं करते। शोध करेंगे व्यवस्थित तो वास्तविकता पता चलेगी कि कहीं पे कोई फैक्ट है वो क्यों है। तो ये तो होती है बात, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोनों चीज बता दी। मंजिलें इसके अंदर कितनी है, 9 है। शिल्पी इसका जैता और इसके पुत्र नापा पुंजा पोमा। सीढ़ियां है 157। और ये जो है साथियों कीर्ति स्तंभ है। कीर्ति स्तंभ का निर्माण जीजा शाह ने करवाया है, ठीक है ना। और आदिनाथ जी को यह समर्पित है, यानी जैनों से संबंधित है। 75 फीट इसकी ऊंचाई है, और 7 या 6 मंजिल, ठीक है। 7 या 6 क्यों लिखा, क्योंकि आधार को यदि 7 में गिनेंगे तब तो होगी 7, यदि आधार के ऊपर ऊपर की गिनेंगे ना अपन सीधी सीधी तो होगी 6। तो 7 या 6 मंजिल ये ध्यान में आपको रखनी है। अब देखो कीर्ति स्तंभ तो है ये, लेकिन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की यदि बात की जाए, अब प्रशस्ति वो अलग है। अब कीर्ति स्तंभ के जो है निर्माणकर्ता वो जीजाशाह है, ठीक है ना। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है वो अत्रि पुत्र महेश द्वारा, अत्रि पुत्र महेश भट्ट, ठीक है, यूं याद रख लीजिए। तो अत्रि पुत्र महेश द्वारा जो है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है। सारी चीजें जो है थोड़ी थोड़ी सी कहीं ना कहीं टच होती है, विद्यार्थी उसे ही मान लेते कि हाँ ये तो वो था। ऐसा नहीं है, समय लगेगा। ये चीजें जब समझने के लिए है ना समय लगता है, इस पे समय बिताना पड़ता है, इसमें बहुत सारी चीजें आप लोगों को नजर बाहर निकालनी पड़ती है, तब जाकर एक निष्कर्ष पे पहुंचते हो कि हाँ ये चीज ऐसे है और क्यों है कैसे है वो पता चलता है। चलिए ये जो देख पा रहे हो आप वो है आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ठीक है। विजय स्तंभ दिख रहा है, पानी का कुंड है क्योंकि बहुत बड़ा लिविंग फोर्ट है, अंदर बहुत सारे मंदिर बने हुए जो 50,000 लोग रह सकते हैं। तो आप इसकी विशालता का अंदाज लगा सकते हो। इसीलिए सर हुज कैसन ने कहा था, एक लाइन कही थी, किसने कही थी, ऊपर लिख देते हैं, सर हुज कैसन के अनुसार, मैं एक विशाल काय जहाज पर खड़ा हूं, विशाल भीम काय। ये कहिए आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में, ठीक है ना।
इसके अंदर और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मंदिर वगैरह बने हुए हैं, जैसे बनवीर के द्वारा बनाया हुआ तुलजा भवानी मंदिर भी है इसके अंदर, और बहुत सारे श्रृंगार गौरी मंदिर है, अपने सतविश मंदिर है, बहुत सारी चीजें जो अपन अगली स्लाइड पे पढ़ने जा रहे हैं। तो ये आप चित्तौड़गढ़ दुर्ग की विशालता देख सकते हो कि कितना भव्य बना हुआ है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ के अंदर ही एक स्थान है नगरी। अब नगरी वैसे सभ्यता स्थल है, ठीक है, और प्राचीन सीवी जनपद की राजधानी रही है। ये एक सभ्यता स्थल है जिसकी खोज कार्लाइल ने 1872 में की, लेकिन उत्खनन जो है इसका 1904 में शुरू होता है। ठीक है, और नगरी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। शिवी कीवी जैसे कहते थे ना वो जनपद, उनकी राजधानी थी नगरी। संगार चवरी का मंदिर है यहाँ। चवरी क्या होती है कि जब मंडप, जो शादी का विवाह मंडप होता है, वो चवरी कहलाती है, जिसके अंदर फेरे खाए जाते हैं। अब जिसने फेरे खाए हुए हैं वो जानते हैं, जिसने नहीं खाए वो भी हालांकि जानते हैं, क्योंकि किसी न किसी की शादी में तो गए हैं और कभी न कभी तो खाएंगे। नहीं खाएंगे तो भी पछताएंगे और खाएंगे तो भी। चलिए कोई बात नहीं, आगे नहीं बोलना है ज्यादा। ठीक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ये मंदिर बना हुआ है। ये रमाबाई की चवरी है, ठीक है, विवाह स्थल है। रमाबाई कौन थी? कुंभा की पुत्री, कुंभा की पुत्री। ठीक है, शांतिनाथ जी को ये मंदिर वैसे समर्पित है, और रमाबाई को बागेश्वरी नाम से जाना जाता था। मैंने आपको बताया जावर इनको इनके गुजारे भत्ते के लिए दिया गया था, पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। बांडोली के शिव मंदिर बहुत प्रसिद्ध है चित्तौड़ के अंदर। ठीक है, सीधा सीधा पूछा जाता है बांडोली के शिव मंदिर। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना कि हूण शासक तोरमान के पुत्र मिहिरकुल द्वारा इनका निर्माण करवाया गया। अब हूणों के संपर्क में यानी कि कहीं ना कहीं थे चित्तौड़गढ़ के शासक, मेवाड़ के शासक। यदि अपन ध्यान देंगे तो अल्लट एक शासक हुआ जिसने कुलीन मतलब संप्रदाय कुलीन प्रथा को शुरू किया। इसके साथ ही अल्लट जो है उसने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह भी किया था। ठीक है ना, तो ये यानी कि हूणों से संपर्क में रहे हैं। तो तोरमान के पुत्र मिहिरकुल ने इसका निर्माण करवाया बांडोली के शिव मंदिर का। इसके अलावा साथियों यहाँ पे और भी जैसे मंदिर खूब सारे हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर, जैसे कि समिधेश्वर मंदिर है। अब समिधेश्वर मंदिर का यदि निर्माण देखेंगे अपन, तो निर्माण करवाया है राजा भोज ने। ठीक है, और पुनर्निर्माण फिर करवाया है मोकल ने। मोकल ने पुनर्निर्माण करवाया, और इसे जो है साथियों त्रिभुवन नारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। त्रिभुवन नारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहीं चित्तौड़गढ़ के अंदर ही नौगजा पीर की दरगाह है, चल पीर शाह की दरगाह है, मीरा मंदिर है, और काली माता का मंदिर है, या फिर यूं कह दो कि कालिका माता का मंदिर है। ठीक है, या यूं कह दो कि कालिका माता का मंदिर है। एक हनुमानगढ़ का भी प्रसिद्ध है, और दाबू प्रिंट यहाँ की प्रसिद्ध है, और विशेष रूप से आकुला गांव की प्रसिद्ध है। ठीक है, 27 मंदिर है, जो 27 मंदिरों का एक 27 देवरिया है, मतलब उनका समूह है, जैनों को समर्पित है। तुलजा भवानी का मंदिर है जो बनवीर द्वारा बनवाया गया, बनवीर द्वारा। ठीक है, तुलजा भवानी शिवाजी की इष्ट देवी रही हुई है, तुलजा भवानी का मंदिर है। और नौलखा बुर्ज भी है। फिर नौलखा बुर्ज की बात करें तो नौलखा दरवाजा फिर रणथंभौर के अंदर बहुत सारे, नौलखा बावड़ी, नौलखा कुंड वगैरह खूब सारी चीजें जो रणथंभौर के अंदर मैं आपको चलो बता भी दूंगा साथ में सवाई माधोपुर में। अब चलते हैं अपन बांसवाड़ा, क्योंकि समय निकल रहा है, बांसवाड़ा भी पढ़ना है। ठीक है, बांसवाड़ा चलते हैं। बांसवाड़ा क्या है? एक तो वर्षा का प्रवेश द्वार देखा जाए राजस्थान के अंदर तो सबसे पहला प्रवेश जो है बांसवाड़ा से होता है। दूसरी बात कि बांसवाड़ा डूंगरपुर से आपको पता है कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो ये उष्ण क्षेत्र के अंदर आ जाता है, जहां से कर्क रेखा निकलती है वो उष्ण कटिबंधीय के अंदर आ जाता है। 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है, राजस्थान में मानसून का प्रवेश कहा जाता है। यहाँ पे एक नगरी है अर्थुणा, जो परमार की प्राचीन राजधानी रही है। और परमारों की जहां जहां राजधानी रही है या परमारों का शासन रहा है, वहां ध्यान रखना कि वो क्षेत्र जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध रहेगा। तो अर्थुणा भी जैन मंदिरों के लिए जाना जाता है। इसका प्राचीन नाम उत्थुनक था, तो याद कर सकते हो उत्थुनक से अर्थुणा। जैन और वैष्णव मंदिरों के लिए प्रसिद्ध रहा है। यहाँ का मंडलेश्वर महादेव मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। फिर साथियों चलते हैं अपन छिंच। छिंच जो है ब्रह्मा मंदिर के लिए जाना जाता है। ठीक है, किस लिए जाना जाता है? ब्रह्मा मंदिर। इसका निर्माण जो है 12वीं सदी में करवाया है महारावल जगमाल द्वारा। ठीक है, ये तो है ब्रह्मा मंदिर। ये तो है आपके मान के चलो तीसरा ब्रह्मा मंदिर। एक पहला ब्रह्मा मंदिर जो है, पहला ब्रह्मा मंदिर आपका पुष्कर वाला पहले यही था। फिर दूसरा आपको और बताया है ब्रह्मा मंदिर, वो कहां है? आशोत्रा। आशोत्रा कहां है? बालोत्रा।
बालोतरा कहाँ है? बाड़मेर। बाड़मेर कहाँ है? राजस्थान। राजस्थान कहाँ है? इंडिया। एड़ा तो मतलब टाबर गणा खेल खेले, ठीक है, जिन्हें ध्यान में नहीं स्कूल के माए टाबर गणा खेले, क्या वो करे वो के इंडिया कटे अपने एशिया कटे पृथ्वी यहाँ करे, ठीक है। अपार नहीं करना क्योंकि टाइम है कम। तलवाड़ा चलते हैं। तलवाड़ा किस लिए फेमस है? तुरतई माता का मंदिर है, जैसे त्रिपुरा सुंदरी का भी त्रिपुरा सुंदरी कह दिया जाता है, वो है आपके तलवाड़ा बांसवाड़ा में। इसके अलावा तलवाड़ा जो है साथियों काले पत्थर की मूर्तियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और बांसवाड़ा के अंदर है ना आम पापड़ उद्योग बहुत प्रसिद्ध है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। फिर चलते हैं कालिंजरा। अब कालिंजरा जाते ही ध्यान रखना है जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। कालिंजरा के जैन मंदिर, ऐसे प्रश्न बनता है कहां है? कि बांसवाड़ा में, ठीक है। हिरन नदी के किनारे है। अब ये कई जगह तो आपको मिलेगा हिरन और कई जगह मिलेगा हारन, ठीक है, तो दोनों बता दिया आपको कारण। ऋषभ देव को समर्पित है ये। ऋषभ देव पहले इनके हुए थे आदिनाथ जी, ठीक है। कुशलगढ़, कुशलगढ़ जो है राजस्थान की दक्षिणतम तहसील है, देख लेना नक्शे के अंदर, ठीक है। चलिए आनंदपुर भूकिया, आनंदपुर भूकिया जगपुरा, ये क्षेत्र जो है ना सोने के लिए, नींद नहीं सोना गोल्ड, एक जगपुरा भी ध्यान रखना। आनंदपुर भूकिया जगपुरा ये पूछा जाता है, सोने के भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया की कंपनी इंडो गोल्ड द्वारा यहाँ पे सोने के भंडारों की खोज की गई है, ठीक है। फिर चंदू जी का गुड़ा, चंदू जी का गुड़ा जो है साथियों तीर कमान के लिए प्रसिद्ध है, तीर कमान उद्योग के लिए। बोरखेड़ा, बोरखेड़ा जो है माही बजाज सागर बांध, जो अभी अपन ने पढ़ा कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, वो यहाँ पे बोरखेड़ा में है, और राज्य का सबसे छोटा नगर भी आपका बोरखेड़ा है, ठीक है। मानगढ़ चलते हैं साथियों। मानगढ़ जो है वो आपके गोविंद गिरी यानी गोविंद गुरु से संबंधित रहा है, सबसे पहली बात, ठीक है। आदिवासी नरसंहार हुआ है यहाँ, ठीक। तो अक्टूबर 1913 में आदिवासियों का विराट सम्मेलन हुआ। देखो अक्टूबर 1913 में तो हुआ विराट सम्मेलन अक्टूबर के अंदर, और 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ हत्याकांड हुआ, जहां पे बहुत सारी सैनिक बटालियन ने मिलकर यहाँ पे गोलीबारी की, जिसके अंदर 1500 लोग शहीद हो गए, और ज्यादातर जो थे वो भील थे, ठीक है, भील जनजाति के थे। ये राजस्थान का जलियांवाला बाग कहलाता है, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और जब वो मैं पढ़ायो कई जनार दिमाग में आयो सर जलियांवाला बाग हत्याकांड कैसे हुआ, ये तो हुआ 1913 में और वो हुआ बाद में, तो ये कैसे कह दिया कि भाई यूं है कि बी टाइम जिंदे कांड हुआ नहीं, बी टाइम हाथों हाथ इतिहासकार बटकौन बैठा, इतिहासकार इतिहास बाद में लिखते हैं, तो उन्होंने देखा कि ऐसे ऐसे कांड कहां कहां हुए हैं, तो वहां से उन्होंने उनको लिंक करके बताते हैं। ये बाद में जो इतिहास लिखा जाता है वो ये हाथों हाथ कोई अपर कोई बाप बटे बेटा कौन हा क्या हाँ वो कांड हुई और इतिहास लिखना बाद में ही लिखी जाए, और बाद में वो बताते हैं। अब ये कोई मेरे मन से बताई हुई चीज है नहीं कि ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। कई बार, ठीक है ना, पुराने पेपर उठा के देखना, कई बार आयोग ने पूछा है कि किसकी तुलना राजस्थान के जलियांवाला बाग हत्याकांड किसको कहा जाता है, ये ठीक है, तो वहां से प्रश्न बनेगा। अब जब नहीं बताऊंगा ना यहाँ पे कि ये अरे सर वो प्रश्न बताया नहीं, एड़ा एड़ा काम है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखो विद्वान नहीं बनना है, अपने पहली प्राथमिकता है सिलेक्शन लेना। सिलेक्शन के लिए जितना जरूरी है उससे थोड़ा सा ज्यादा ही बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। और विद्वान बनाने के लिए फिर आपको अलग से पढ़ाएंगे कि आओ बेटा अब बनो विद्वान, हम थे करो पीएचडी, थे अकेला मानगढ़ हत्याकांड में थे पीएचडी कर सको, सब्जेक्ट मतलब एक विषय चुनना होता है उस पर कर सकते हो। यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि विद्वता से पहले नौकरी लेनी जरूरी है, नहीं तो विद्वता दरी दरी रह जाएगी। और नौकरी ले ली जिनके पास में विद्वता भी नहीं है लेकिन नौकरी ली है, तो उनको सब जने पूछेंगे। इस बात को गांठ बांध के रख लो, बार बार अलग अलग टीचर आपको बताते हैं, लेकिन आप लोग क्या कई जन समझते नहीं है। गोविंद गुरु या गोविंद गिरी भी कह दो, एक ही बात है, ठीक है। 1883 में इन्होंने संप सभा की स्थापना की। संप रो मतलब है हम, मारवाड़ी के हम यानी कि साथ में रहो रे, लड़े झगड़े मत करो, यूं कि हम राखो, ठीक है ना। तो ये संप सभा की स्थापना की, उनको एकत्रित करने के लिए, संगठित करने के लिए संप सभा की स्थापना की। बेड़सा डूंगरपुर में इनकी धुनी है, ये प्रश्न बना भी है, और ये मैंने कम से कम है ना 4-5 बार बता दिया, और जितनी पुस्तकें हैं सब के अंदर ये दिया भी है बेड़सा, और ये प्रश्न बना भी है, ठीक है। ये बंजारा परिवार से बिलोंग करते थे, और ये प्रश्न तो एक बार पहले बन चुका है, ये पटवारी में या किसी में बना था ऐसा। इनके गुरु साधु राजगिरी जी थे, तो ये चीजें आपको गोविंद गिरी से संबंधित ध्यान रखनी है। देखो एक तो गोविंद गिरी, लसाड़िया आंदोलन भी संबंधित है इनसे,
और मावजी से संबंधित है लसाड़िया आंदोलन, ठीक है। और मोतीलाल तेजावत भी लसाड़िया आंदोलन से संबंधित रहे हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं उसमें भूमिका निभाई है। तो गोविंदगिरी ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और आपके आदिवासी आंदोलन से संबंधित है तो मोतीलाल तेजावत भी, एक ही आंदोलन वगैरह, ये सारे जो है मेवाड़ की पुकार वगैरह वो सब उनसे संबंधित है। ये आ गए आपके गोविंदगिरी से संबंधित तथ्य, यानी कि बांसवाड़ा। अरे भैया पूरे हो गए, ठीक है। तो चलिए, पीडीएफ आपको समय पे मिल रही है और पढ़ाई में एक निरंतरता बनी हुई है, और इस निरंतरता को जो कायम रखेगा, सुन लेना, इस निरंतरता को, नियमितता को जो कायम रखेगा वो 100% चयन हो जाएगा। और जिसके निरंतरता और नियमितता में गैप आता है, यानी भंग होती है, चाहे कारण कुछ भी हो, कारण सभी के उत्पन्न होंगे, आपके मेरे सभी के उत्पन्न होंगे, लेकिन जिसकी नियमितता निरंतरता रहेगी। आप यदि आज गौरव ज्ञान धारा चैनल को देख रहे हो तो ये 2 लाख लगभग 70,000 सब्सक्राइबर के पास में पहुंचा है 1.5 साल के अंदर। तो उसके पीछे मेन कारण है निरंतरता और नियमितता। तो चाहे कोई भी फील्ड हो, यदि आपको सफल होना है, यदि आपको सफलता का स्वाद चखना है, तो सबसे पहली शर्त है आपको नियमित होना पड़ेगा, आपको नियमित होना पड़ेगा, आपको समर्पित होना पड़ेगा। कोई नहीं छीन सकता आपसे आपका लक्ष्य। जब मैं 2015 की बात है, नौकरी की तैयारी कर रहा था, तो मुझे लगा था कि मैं, मतलब एक बार तो बिजनेस ज्वाइन इसीलिए किया कि अपने बस की बात, नौकरी थोड़ी लगती है आजकल, ये बस मेंटेलिटी रहती है। अपने भी सोचा नौकरी थोड़ी लगेगी रे अपने, ठीक है। लेकिन फिर जुनून, जज्बा, जोश आया, कहीं से कोई ताने वाने मिले, फिर बाद में जो है निरंतरता और नियमितता थी कि बढ़िया, न सिर्फ नौकरी बल्कि अच्छी रैंक के साथ में ली। तो यही है कारण साथियों। एक समय मेरे को भी लगा था कि नहीं ले सकते, लेकिन ले सकते हैं, उसको साबित किया, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान में पढ़ाई का इतना माहौल होता नहीं है, लेकिन फिर भी उसको साबित किया। तो आप लोगों के लिए प्रयास भी मैं इसलिए करता हूं, इस मेंटेलिटी को बदल सकूं और आप लोगों के लिए एक सपोर्ट आपको मिले, ठीक है। तो ये इसीलिए इतना भाषणबाजी लास्ट में इन वास्ते करी है कि नियमितता और निरंतरता रखना। जब पहली क्लास आती है ना, उसे लगभग 1-2 लाख 3 लाख विद्यार्थी देख लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो नियमितता छूट जाती है। दिखती सी बात है, सभी का सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होगा चंद लोगों का, ठीक है ना। तो उस भीड़ से अलग बनना है तो नियमितता होनी जरूरी है। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।